ठीक है, किसी भी देश के जो है, ठीक है, जब वहाँ लोकतंत्र स्थापित हो गया, ठीक है, तो इन सबको उठा के एक छोटा सा स्थान है वेटिकन सिटी, ठीक है, वहीं पे दे दिया गया कि आप यहीं रहो, यहीं अपना पार्लियामेंट बना लो, यहीं अपनी सरकार चलाओ, मन करे जो करो, ठीक है, हम लोग मान सम्मान उतने देंगे, लेकिन किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप आप नहीं करेंगे जो। तो इसीलिए क्षेत्रफल कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। देश के लिए चार चीज़ें अनिवार्य होती हैं। पहली चीज़ है संप्रभुता। संप्रभुता आप लोग जानते ही हैं क्या है। संप्रभुता का सीधा सा मतलब कि आपके आंतरिक मामलों में किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होगा, जो भी निर्णय होंगे, ठीक है, वो आपके द्वारा ही लिए जाएंगे, आपके द्वारा चुने हुए लोगों के द्वारा लिए जाएंगे। दूसरी चीज़ है जनसंख्या, लोगों की संख्या होनी चाहिए, कि कम या ज़्यादा वो अलग विषय है, लेकिन संख्या होनी चाहिए। तो संप्रभुता, लोगों की संख्या, और एक परिभाषित क्षेत्र, यानी पता रहे कि इतने क्षेत्र से लेके और इतने क्षेत्र तक जो है फला देश होगा जो है, और एक सरकार, ठीक है। ये चार चीज़ें, चार फैक्ट, संप्रभुता, परिभाषित क्षेत्र, सरकार और हाँ, ये चार चीज़ें जो है आपके किसी भी देश का जो है आधार होती है, यानी ये चार बेसिक चीज़ें हैं। तो उसमें क्षेत्रफल जो है कम या ज़्यादा होना कोई मानक नहीं है, ठीक है। क्षेत्रफल ज़्यादा भी हो सकता है, वेटिकन सिटी से भी छोटे कई देश हैं जो, ठीक है, उसको हम जानते हैं क्योंकि वो चर्चा में रहता है, वहाँ धार्मिक गुरु सब रहते हैं। और बाकी ऐसे कई सारे द्वीपीय देश हैं कि जिनकी संख्या उससे भी कम है, 400-500 आदमी हमारे वो देश है जो, ठीक है, कई तो 150 आदमी देश उस घोषित कर चुके हैं जो, ठीक है। तो ये बातें हैं जो, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ा जाए। अभी हम लोग उसी टॉपिक पे हैं, वायुमंडल का संगठन। संगठन हम लोग देख चुके हैं एवं संरचना। परिभाषा हम लोग देख चुके थे, थोड़ा हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि परिभाषा एवं अर्थ, क्या आप लोग याद आ जाए कि कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे। संगठन और संरचना और महत्व, इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे थे। आप लोगों को हो सकता है रिकॉल हो गया हो, याद आ गया हो कि क्या हम लोग पढ़ रहे थे, याद आया। हम लोग वायुमंडल के अर्थ के बारे में और परिभाषा के बारे में जान चुके हैं कि वायुमंडल का अर्थ क्या है, और इसको अगर हमको किसी को बताना है इसकी परिभाषा, तो हम बहुत आसानी से इसको बता ले जाएंगे। जो इतनी बातें आप लोग शायद क्लियर हों, है क्लियर, रिवीजन किए ही नहीं होंगे, हैं, रिवीजन किए होंगे तो क्लियर होगा जो है कि खा सोए हैं खाली 4 दिन जो है, क्यों, लेकिन वो भी नहीं दिखता है, ठीक है। तो वायुमंडल का सीधा सा मतलब है कि पृथ्वी से लगा हुआ कुछ ऊंचाई का क्षेत्र। अब वो ऊंचाई जो है आपकी, कई विद्वानों ने 10,000 किलोमीटर कही है। एक जो है वान एलन विद्वान रहे हैं अमेरिका के, उन्होंने वायुमंडल की ऊंचाई 29,000 किलोमीटर तक बताई, यानी जहाँ तक वायु है, जहाँ तक वायु विद्यमान है वो हमारा वायुमंडल है, ठीक है। वायुमंडल की सीधी परिभाषा है कि पृथ्वी की सतह से लगा हुआ वह क्षेत्र जहाँ पर किसी न किसी प्रकार से कम या ज़्यादा मात्रा में वायु विद्यमान है, वो हमारा वायुमंडल है, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से उसके साथ बंधा हुआ है या टिका हुआ है। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो क्या होता है कि ये सारी गैसें अपने आप आकाश में रिलीज हो जाती हैं और वायुमंडल का निर्माण ही नहीं हो पाता। वायुमंडल का निर्माण नहीं हो पाता तो टेम्परेचर नहीं बन पाता। हम आप देखें हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट में देखो तापमान भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि तापमान खराब चीज़ है। अगर तापमान नहीं रहेगा तो हमारा आपका ग्रोथ नहीं होगा, जीव जंतुओं का विकास नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे, तो हम लोग खाली हवा पी के तो जी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो तापमान भी जरूरी है जो, तो तापमान ही नहीं होगा, क्योंकि जो सूर्य तप आएगा लघु विकिरण के रूप में, वो सीधे आके धरती को टच करके फिर वापस चला जाएगा जो, और वापस चला जाएगा तो कोई गर्म होगा ही नहीं जो। वैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है, ठीक है, वो सूर्य के प्रकाश से कम होता है, वो पृथ्वी के द्वारा जो पार्थिव विकिरण छोड़ा जाता है उससे ज़्यादा होता है। जो 95% जो उसका टेम्परेचर होता है आपके वायुमंडल का, वो पृथ्वी के द्वारा जो छोड़ी गई दीर्घ तरंगें होती हैं उसके द्वारा गर्म होता है।
अब अगर वायुमंडल ही नहीं रहेगा तो दीर्घ तरंग कहाँ रहेगी, सारी आएंगे टच करके तुरंत वापस चली जाएंगी जो है। तो वायुमंडल का अर्थ आपका ये हो गया जो है सीधे सीधे। संगठन में हम लोगों ने देखा था कि वायुमंडल में कौन कौन से चीज़ें पाई जाती हैं, सीधी सी बात है, किन किन तत्वों से वायुमंडल का निर्माण हुआ है। तो इसमें बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारी गैसें हैं, धूलकण हैं, जलवाष्प हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने सारी चीज़ों के बारे में ना हमारी ज़रूरत है पढ़ने की कि एकदम से ए से लेकर जेड तक पढ़ना है। कुछ चीज़ें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना ज़रूरी है, वो चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ओजोन है, लाभकारी भी है, हानिकारक भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, धूलकण है, नाइट्रोजन है, जो प्रमुख घटक हैं उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया है जो। अब आ जाते हैं वायुमंडल के संरचना पे जो। तो कुछ संरचना जो होती है किसी भी चीज़ की संरचना, संरचना का सीधा सा मतलब है कि जो जहाँ है उसकी विशेषताओं के आधार पे हम विभेदीकरण कर दें किसी भी चीज़ में जो। ये शरीर में हमारे, ठीक है, सारे अंग हैं, हाथ है, पैर है, सर है, चेहरा है, सब कुछ है जो है, ठीक है। लेकिन जो जिस स्थान पे सबसे उपयुक्त काम करे, ठीक है, वो आप उसकी संरचना हो गई या ढांचा कह लीजिए जो, ठीक है। तो अब आपका वायुमंडल भी, इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। तापमान जो है वो अलग अलग है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तापमान है। वो अलग अलग तापमान इसलिए है क्योंकि वायुमंडल में गैसों की मात्रा जो है अलग अलग है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। दूसरी चीज़ है घनत्व जो है आपके वायुमंडल का, वो भी अलग अलग है। तो मूल रूप से तापमान और घनत्व की विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल को 4-5 परतों में हम लोगों ने बांट दिया है। हर परत की अपनी विशेषता है, ठीक है। कोई परत है जैसे क्षोभ मंडल है। अब क्षोभ मंडल की विशेषता है कि भैया इसमें जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ता चला जाएगा जो। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, चाहे बारिश हो, ओला पड़ा हो, बिजली चमक रही हो, तूफान आ रहा हो, चक्रवात आ रहा हो, जितनी भी घटनाएं आप सोच सकते हैं मौसम और जलवायु संबंधित, वो सभी कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में जो। अब इसकी विशेषता ये है क्योंकि यहाँ बादल बनने की घटनाएं, वाष्पीकरण की घटनाएं, ठीक है, वर्षा होने की या वर्षण होने की घटनाएं, ये सब अनवरत चलती रहती हैं जो। मौसम के दृष्टिकोण से वो स्थानीय स्तर पे क्या मौसम है वो अलग अलग डिसाइड करे। जैसे अब यहाँ पे गर्मी पड़ रही है तो पृथ्वी पे कोई हिस्सा ऐसा होगा कि जहाँ पे इसमें कड़ाके की ठंडी भी पड़ रही होगी, ठीक है। तो स्थानीय स्तर पे नहीं, लेकिन एक चक्र जो है हर जगह पे, हर स्थान पे पूरी दुनिया में चलता रहता है जो। कहीं गर्मी है, कहीं ज़्यादा गर्मी है, कहीं कम गर्मी है, कहीं ठंडी है, कहीं बर्फ जमी पड़ी है, ठीक है। तो वो स्थानीय विशेषताओं के कारण है। लेकिन जो वायुमंडल आपका है या क्षोभमंडल जो है, क्षोभमंडल में ये प्रक्रिया हर जगह लागू होती है जो। कहीं ज़्यादा लागू होती है, कहीं कम लागू होती है, यानी कहीं वर्षा ज़्यादा होती है, कहीं वर्षा कम होती है। वर्षा जो होने के लिए आदर्श परिस्थितियाँ हैं, जहाँ अच्छी हैं वहाँ ज़्यादा वर्षा हो रही है, और जहाँ कम अच्छी हैं वहाँ पे वर्षा कम हो रही है जो है। जैसे अपने यहाँ देखो, इसमें धान की रोपाई की जा चुकी है और सब किसान जो है पंपिंग सेट से अपना सिंचाई कर रहे हैं। क्या करेंगे जो, अब यहाँ ज़रूरत है, वो परिस्थितियाँ नहीं बन पा रही हैं, तो अच्छी बारिश नहीं हो पा रही है। और होती भी है तो केवल बस भिगोने के लिए होती है, ठीक है। तो अब वो परिस्थितियाँ नहीं बन पा रही हैं। कहीं कोई भारत में ही, दूर नहीं जाना है, भारत में ही बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इसमें बाढ़ की स्थिति है नहीं। तो अब वहाँ पानी की जरूरत नहीं तो वहाँ बाढ़ है, जहाँ पानी की जरूरत है तो वहाँ सूखा है, ठीक है। तो ये सब स्थानीय स्तर पे प्रभावित हो सकता है। लेकिन आपका जो वायुमंडल है वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे काम करता है जो। तो तापमान और घनत्व के आधार पे जो आपका वायुमंडल है, इसको हम लोगों ने, जो सबसे पहला भाग इसका है क्षोभ मंडल। इसको आप लोग चाहें तो बनाते रहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई को लेके बड़ा कन्फ्यूजन लोगों में होता है। तो आप, ठीक है, आप कुछ भी लिखा है हम आपको बता दे रहे हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई में भिन्नता इसलिए आपको देखने को मिलती है, मैं कारण बता दे रहा हूँ तो आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ कोई बहुत ज़्यादा ऐसा विषय नहीं है कि जिस पे चिंतित होने की आपको ज़रूरत होगी।
ठीक है। देखो विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा का मतलब 0 डिग्री लाइन, अक्षांश रेखा, ठीक है। उस एरिया में जो संवहन धाराएं होती हैं, संवहन धाराओं का मतलब जो आपको बताए थे तापमान का हस्तांतरण, यानी किसी भी स्थान पे अगर ज़्यादा तापमान होगा तो वहाँ पे वायु हल्की एवं भारी होकर, सॉरी, हल्की होकर तेजी से ऊपर की तरफ उठेगी, और ज़्यादा तापमान होगा तो ज़्यादा ऊंचाई तक उठेगी। तो अब विषुवत रेखा में ज़्यादा तापमान पड़ता है तो वहाँ पे ज़्यादा उठ जाती है हवाएं, यानी संवहन धारा ज़्यादा ऊपर तक जाती है जो, तो वहाँ पे जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो करीब करीब 18 किलोमीटर तक हो जाती है, कई जगह पे 20 तक पहुँच जाती है। अब कोई स्थान ऐसा है कि जहाँ पे मौसम ठंडा रहता है, वहाँ पे संवहन धाराएं उतनी मजबूती से ऊपर नहीं उठ पाती हैं, क्षेत्र ठंडा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो 8-10 किलोमीटर रह जाती है जो, वहाँ पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है वो 8-10 किलोमीटर ही रह पाती है जो। इसको थोड़ा समझेंगे तो इसके दो ही कारण हैं भैया। ये आपका विषुवत रेखा है। अब आप लोग जानते हैं कि विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में, मान लीजिए ये क्षेत्र है, यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है ये ज़्यादा समय तक सीधी पड़ती हैं, और ज़्यादा समय तक जहाँ सूर्य की किरणें रहेंगी वहाँ तापमान स्वाभाविक तौर पे ज़्यादा ही होगा जो, और जहाँ पे ज़्यादा तापमान वहाँ पे हवाएं जो है ज़्यादा हल्की होंगी, और ज़्यादा हल्की होंगी तो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ उठेंगी जो। और नीचे यहाँ आप देखेंगे तो लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर का मतलब ये होता है कि निम्न वायुदाब, यानी यहाँ की हवाएं हल्की होकर ऊपर उठ गई और नीचे खाली स्थान बन गया जो, तो लो प्रेशर हो गया जो। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं ध्रुवीय प्रदेशों के आसपास के, यानी ये क्षेत्र और ये क्षेत्र कि जहाँ पे हवाएं उतना हल्की नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वहाँ तापमान ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ पे सीधे नहीं पड़ती हैं जो है, ठीक है, तिरछी होकर पहुँचती है। जैसे मान लो ये सूर्य की किरण है, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा समय तक पड़ेगी, और यही सूर्य की किरण यहाँ आएगी तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, और जब जितने टाइम लगेगा सूर्य की किरणों को उतने उस पर उसकी जो क्षमता है वो कम होती चली जाएगी, प्रभाव कम हो जाएगा। तो आप देखेंगे ध्रुवीय क्षेत्रों में जाते जाते इतनी ठंडक हो जाती है कि वहाँ पे बर्फ जैसी स्थिति रहती है जो है हमेशा। तो वहाँ पे हवाएं भारी रहती हैं, और भारी रहती हैं तो वो जमीन से ज़्यादा ऊंचाई पे उठ नहीं पाती हैं, ठीक है। तो एक तो ये कारण संवहन धारा, ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म है जो है संवहन धारा। संवहन धारा का मतलब कि किसी स्थान पे ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर पड़ रहा है तो यहाँ से हवाएं सीधे उठ के इधर भी नीचे की तरफ उतरती हैं और इधर भी नीचे की तरफ उतरती हैं जो, ठीक है। और यहाँ पे लो प्रेशर हो, जहाँ उतर रही है नीचे वहाँ हाई प्रेशर हो जाता है जो, ठीक है। तो इसी को जो चक्र पूरा बनता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं संवहन धारा। जैसे मान लो कोई क्षेत्र है यहाँ पे ज़्यादा जो है टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ हवाएं ऊपर उठेंगी, और ऐसे कुछ दूर जाके क्षोभ मंडल में फिर नीचे की तरफ आ जाएंगी, इधर भी यही हाल होगा, ठीक है। तो एक सेल की तरह निर्मित हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं संवहन धारा, यानी हवाओं का ऊपर उठ के फिर नीचे की तरफ आना। कितना ऊपर उठ जाएंगी जो मैंने बताया कि सभी जो मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं तो ज़्यादा उठ पाएंगे तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा तक चली जाएंगी, या कुछ नीचे तक जो है बादल बनने घटना, सारी घटनाएं यही होती हैं जो है, तो उठ के फिर नीचे की तरफ आ जाती हैं जो है। जहाँ गिरेंगी वहाँ उच्च वायुदाब, और जहाँ से उठेंगी वहाँ पे निम्न वायुदाब। तो एक तो भैया ये कारण हो गया क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ने का जो, कौन सा कारण, संवहन धारा। संवहन धारा विषुवत रेखा एक क्षेत्र में ज़्यादा ऊंचाई तक उठती है तो इसलिए वहाँ पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई ज़्यादा है, और ध्रुवीय प्रदेशों में कम ऊंचाई तक उठती है, इसलिए वहाँ पे जो उसकी ऊंचाई है क्षोभ मंडल की वो कम है। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण ये हो गया गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जो होता है, ठीक है, ध्रुवों पे ज़्यादा होता है, और ध्रुवों पे ज़्यादा होता है तो चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है। तो जो संवहन धारा के द्वारा हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, ठीक है, वो ध्रुवों की तरफ बहुत ऊंचाई तक नहीं उठ पाती, एक ये कारण भी हो जाता है। और विषुवत रेखा पे जो है आपका जो गुरुत्वाकर्षण है बल, उसका मान बहुत कम होता है जो, तो इसलिए मान कम होने की वजह से भी संवहन धारा बहुत ऊंचाई तक चली जाती है, समझ गए। तो इसीलिए सारी किताबों में कहीं पे औसत ऊंचाई लिखी जाती है। औसत ऊंचाई कहीं पे 16 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी, कहीं 12 किलोमीटर देखने को मिलेगी, कहीं पे 20 किलोमीटर भी देखने को मिलेगी जो, ठीक है। तो इसमें इसको लेके बहुत चिंतित नहीं होना है जो, ठीक है।
अब जितनी मौसम संबंधी घटनाएं हैं, बादल बनने, वर्षा होने, जैसे सब बना लो इसे, ठीक है, ये सब तो आप बनाने में माहिर हो ही, ठीक है। बिजली चमकने की घटनाएं, ये सब जो है कहाँ पे होंगी, क्षोभ मंडल में। जो पेड़ ओड़ थोड़ा सा बना दो, यानी सतह से लगा हुआ क्षेत्र। दूसरा जो क्षेत्र है 16 किलोमीटर के बाद से 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र को, इसको हम लोग बोलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल की विशेषता, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका नाम केवल समताप मंडल है। इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, पूछा जाता है कि जो है समताप मंडल को समताप मंडल क्यों कहते हैं। समताप मंडल सीधा सा ये अर्थ दे रहा है कि यहाँ तापमान समान है, ठीक है। तो समान ताप नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, ऊंचाई के साथ तापमान में बढ़ोतरी होती है समताप मंडल में। आपका तापमान जो समान होता है, यानी जलवायु और मौसम संबंधी घटनाएं स्थिर अवस्था में अगर होती हैं, तो कुछ ऐसा क्षेत्र है दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा लगभग 1-1.5 किलोमीटर का चौड़ाई वाला क्षेत्र होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ सीमा। ये आप लोग शायद सुने हो, क्षोभ सीमा नाम सुने हैं, ठीक है। ये क्षोभ मंडल के बाद का या 1-1.5 किलोमीटर का चौड़ा क्षेत्र होता है कि जहाँ पे तापमान न बढ़ता है न घटता है, स्थिर रहता है, और मौसम और जलवायु संबंधी घटनाएं यहाँ पर ना के बराबर होती है। मौसम बिल्कुल साफ साफ होता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो मंडल है, इसमें तापमान समान नहीं होता है, बल्कि ऊंचाई के साथ तापमान में बढ़ोतरी होती है। पहली चीज तो ये जान लीजिए। और दूसरी चीज, जब मौसम साफ है, सब कुछ अच्छा है, तो ये वायुयान उड़ाने के बड़ा अनुकूल होता है जो, ठीक है। वायुयान समझ रहे हैं ना, हेलीकॉप्टर नहीं, ठीक है। हेलीकॉप्टर तो आपका आसे पास उड़ता है, 200-500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है जो है। तो हेलीकॉप्टर दूसरी चीज़ है और वायुयान दूसरी चीज़ है, ठीक है। वायुयान जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, वो सब समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ उड़ेंगे पता लगे आगे बड़ा सा बादल आ गया, दृश्यता ही नहीं है, ठीक है। तो दृश्यता नहीं होगी तो दिक्कत होती है जो है, पता लगे लैंड ही नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों ने आए दिन समाचार पत्रों में देखते हैं कि फला नेता का विमान यहाँ फंस गया या हेलीकॉप्टर फंस गया। हेलीकॉप्टर इसलिए देखिए, मोदी जी आते हैं मान लीजिए उनको बस्ती आना होगा, ठीक है, तो बस्ती डायरेक्ट नहीं है वो लैंड करेंगे कि हेलीकॉप्टर से दिल्ली से निकले यहाँ बस्ती आके उतर गए जो, वो तो योगी जी करते हैं, उनको ज़्यादा दूरी नहीं आना है, लखनऊ से आना रहता है जो, ठीक है। अगर मोदी जी को आना रहेगा तो वो वायुसेना की बढ़िया विमान से, सुरक्षित विमान, इतनी बरसात हुई तब भी गर्मी नहीं गई, बढ़िया सुरक्षित विमान से नियरेस्ट जो एयरपोर्ट होगा, मान लीजिए उनको बस्ती आना है तो गोरखपुर में उतरेंगे, ठीक है। गोरखपुर में उनका आगे हवाई अड्डा पे, उनका एयरपोर्ट पे विमान उतरेगा, वहाँ से फिर हेलीकॉप्टर लेंगे तब यहाँ आएंगे जो। अब क्योंकि हेलीकॉप्टर आपका क्षोभ मंडल में ही उड़ेगा। और ये भी आप ध्यान दीजिए कि कभी भी 2-2:30 बजे के बाद वो रुकेंगे नहीं, अपने जो लोकल एरिया होगा बस्ती में, वो 2-2:30 बजे पहले निकल लेंगे। इसलिए निकल लेंगे क्योंकि उनको उड़ना है क्षोभ मंडल में, हेलीकॉप्टर से जाना है, पता लगे अपने जहाज़े तक नहीं पहुंच पाए जो मुख्य जहाज़ है, और मौसम खराब हो गया जो, तो उतर ही नहीं पाएगा जो, नीचे दिख ही नहीं रहा है कहाँ उतरना है, पता लगे जो है कुआनो नदी में उतार दिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए वो जल्दी से कहीं भी जाएंगे तो 2-2:30 बजे के बाद उनका कार्यक्रम आप नहीं देखेंगे जल्दी। जब आप चुनाव रैलियाँ देखेंगे तो 2-2:30 बजे के बाद भी कार्यक्रम नहीं होता है। उसका कारण ये होता है कि उनको नियरेस्ट जगहों पे जाना है, जो क्षोभ मंडल में होके जाना है। हेलीकॉप्टर से जाएंगे, अच्छे वाले हेलीकॉप्टर से जाएंगे, लेकिन उसको भी उतरने के लिए दृश्यता होनी चाहिए, और उड़ने के लिए वो होनी चाहिए जो। अब पता लगे 400-500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, यहाँ तो अब देखिए 400-400 मीटर, 500-500 मीटर तक देखिए टावर लगे हैं, बिल्डिंगें बन जाती हैं, पता है उसी से टकरा के आगे दिख नहीं रहा है, पक्षी टकराने की ज़्यादा संभावना होती है, ठीक है। ये सब दुर्घटना के कारण बन जाते हैं, जो हवाई दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, ठीक है। जितना सतह पे होता है उतने लोग वहाँ भी मरते हैं, लेकिन वहाँ पे जो बारंबारता उतनी ज़्यादा नहीं है जो, ठीक है। तो क्षोभ मंडल जो है वायुयान के अनुकूल नहीं होता है, क्योंकि मौसम और जलवायु संबंधी समस्त घटनाएं आपकी कहाँ पे होती हैं, क्षोभ मंडल में जो, ठीक है। हाँ, डरते काहे को तुम लोग, बता दिया करो जो चीज़ आए।
ठीक है। इसके बाद में अब यहाँ पे अपना ऐसे हवाई जहाज वाज बना लो, बना ही लोगे। कैसे बनाया जाता है भाई? ऐसे तो ऐसे मछली बनाया जाता है ना, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो कि याद करने में आसानी रहेगी जो है। अब तीसरा जो मंडल है आपका मध्य मंडल, मध्य मंडल की ऊंचाई आपकी लगभग 80 किलोमीटर तक मानी जाती है। और इसके बाद में 80 से लगभग 400 किलोमीटर। देखिए ऊंचाई के संदर्भ में, ठीक है, आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। ये कहीं 400 किलोमीटर लिखेगा, कहीं 450 किलोमीटर आपको किताब में मिलेगा, कहीं 600 भी मिलेगा। तो ऊंचाई वाला आप तथ्य भूल ही जाइए। आपको एक मोटा मोटा अनुमान याद रखना है कि हाँ भैया ये परत है जो। तो मध्य मंडल कोई खास विशेषता इसकी नहीं, इसमें भी होता है ऊंचाई के साथ तापमान में घटोत्तरी होती है, इतना आपको ध्यान रखना। भी लिखवाएंगे सब सारी चीजें जो समझा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आयन मंडल, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आयन मंडल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो है आयनीकृत परतें पाई जाती हैं। तो आयनीकृत परतें जो पृथ्वी से तरंगे छोड़ी जाती हैं, ठीक है, वो इन्हीं सारी परतों से टकरा के फिर वापस आ जाती हैं जो। ठीक है, जब हम लोग मोबाइल फ़ोन से बात करते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से अपने लखनऊ फ़ोन मिलाया जो, लखनऊ डायरेक्ट तो छोड़ा जाता है, ठीक है। पहले वो किरण जाएगी कहाँ पे? नेक्स्ट टावर पे, और टावर छोड़ेगा इन्हीं आयनीकृत परतों पे जाके टकरा के फिर वापस आएंगी। तो जहाँ आप मिलाएं उसके नियरेस्ट टावर पे फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर वहाँ से बात होती है जो होती प्रक्रिया। 1-2 सेकंड 4 सेकंड की तुरंत आदमी हलो हलो करने लगता है, लेकिन वो पूरी प्रक्रिया होती है। तो आयन मंडल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि इसमें आयनीकृत परतें पाई जाती हैं जो कि पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई संचार तरंगों को वापस भेजती हैं, जिससे पृथ्वी पर संचार संभव हो पाता है। इसलिए कई बार होता है जब बहुत जो है सौर प्रकाश की घटना हो जाती है, वायुमंडल में ज़्यादा हलचल हो जाती है, ठीक है, तो यही आयनीकृत परतें गड़बड़ा जाती हैं जो गड़बड़ा जाती हैं, तो पृथ्वी पे संचार की जो सुविधाएं हैं वो बाधित होने लगती हैं। ठीक है, ठीक है। तो आयन मंडल इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। आयन मंडल के बाद में फिर माना जाता है कि 400 किलोमीटर से ऊपर का क्षेत्र, इसको हम लोग बहिर्मंडल बोलते हैं। ठीक है, बहिर्मंडल की यही विशेषता है कि इसमें गैसों का बहुत विरल आवरण पाया जाता है, बहुत कम कम मात्रा में गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, और ये गैसें ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा इसके बारे में शोध अनुसंधान नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग मोटे तौर पे ध्यान रखना है जो है कि ये क्षेत्र है। अब ये जितनी ऊंचाई तक का क्षेत्र हम लोगों ने देख लिया है, ये 98% या 99% वायुमंडल के बारे में, यानी जितना वायुमंडल है या वायुमंडल में गैसें हैं, ठीक है, वो 99% गैसें जो है सारी प्रक्रियाएं इसी में घटित होती हैं। ठीक है, 99%। अब इसके ऊपर जो क्षेत्र है वो बिल्कुल ना के बराबर, जिसको हम लोग बोलते हैं नगण्य। नगण्य का मतलब है कि बिल्कुल ना के बराबर, यानी गिनने योग्य नहीं है, इतनी कम गैसें हैं जो। ठीक है, तो केवल उसको हम शोध अनुसंधान के लिए रखते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें हम नहीं वो करते हैं जो है। तो नगण्य है, 99% यही है। तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं जब, तो इसी के बारे में सबसे ज़्यादा हम लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होता है हमारे ऊपर वो इन्हीं क्षेत्र का होता है, इसी क्षेत्र का होता है। और आपकी यूपीएससी की परीक्षा क्या है? यूपीएससी की परीक्षा सीधे सीधे तौर पे यही है, ये आपसे जानना चाहिए कि हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उसको हम लोग कितने बढ़िया तरीके से, कितनी सुगमता से, सरलता से उसको हम लोग हैंडल कर ले जाएं, और मानव समुदाय का जो जनजीवन है वो भी बेहतर हो और लाइफ स्टाइल जो है अच्छी हो। जो यही तो प्रयास होता है, और क्या होता है, तनाव ना हो जो। ठीक है, तो अब इतने क्षेत्र के बारे में अगर हमारी जानकारी है तो हम प्रशासन चला ले जाएंगे। तो इतनी ज़रूरत आपको है, जो जिसको शोध करना है वो उसके बारे में और आगे पढ़ाई करता है। तो अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा, हाँ, सैटेलाइट जो होती है, संचार तरंगे जो होती हैं बहुत ऊंचाई पे होती हैं, लगभग 36,000 किलोमीटर से आगे ऊंचाई पे होती हैं। कौन सी? जो हमारी संचार व्यवस्था होती है या संचार उपग्रह होते हैं, ठीक है, वो
ये लगभग 36,000 किलोमीटर के ऊपर होते हैं। जो नीचे हमारे सैटेलाइट होते हैं रिमोट सेंसिंग उपग्रह, जो पृथ्वी पर ऑब्जर्वेशन करते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, रिमोट सेंसिंग का मतलब कि दूर बैठ के चीज़ों के बारे में जानना, वो सब यहाँ वायुमंडल और इसी के आसपास होते हैं। अब जैसे ISS बना है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 400 किलोमीटर है। यानी 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे हमारे पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है जो। ठीक है, तो जो रिमोट सेंसिंग उपग्रह होते हैं, ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट होते हैं, वो सब निम्न कक्षा में लगाए जाते हैं, बिल्कुल सबसे निचले भागों में। और जो संचार उपग्रह होते हैं वो सबसे ऊपरी भागों में लगाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए संचार उपग्रह भेजने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। एक बार आप भेज दिए तो 10-15 साल वो चलते भी हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह बहुत कम है। जितने ऊंचाई चले जाएंगे उतना ही घर्षण और ऐसा चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, तो इसलिए उनका जीवन काल भी ज़्यादा होता है। और रिमोट सेंसिंग उपग्रह इस साल भेजे, मतलब 5वें साल खराब हो गया जो। ठीक है, तो जो संचार उपग्रह होते हैं वो 36,000 किलोमीटर के और ऊपर भेजे जाते हैं जो है। ठीक है, चलिए थोड़ा एक एक चीज़ करके लिखते चलिए, नहीं तो पता लगे लेक्चर होगा और लिखने वाला छूट जाएगा। इसको बना लेंगे आप लोग तो ठीक रहेगा, बना ही लिए होंगे। इतने देर से खलियार बैठे हैं तो कुछ तो बना ही रहे होंगे। आप लोग बनाने में तो बहुत एक्सपर्ट हैं। ठीक है हैं? क्या बोल देती? चलिए थोड़ा सा आप भून का टाइप पे लिखिए, उसके बाद में लिखिए। लिखो, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण को, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण को, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर बना रहता है, पृथ्वी के चारों ओर बना रहता है। बना रहता है पूर्णविराम। अब जैसा कि हमने बताया था कि इसको तापमान और घनत्व, इन दो विशेषताओं के आधार पर इसका स्तरीकरण किया गया, यानी संरचना इसकी डिसाइड की गई। किसके आधार पे? तापमान और घनत्व के आधार पे जो। तो लिख लो ये बात, देखो, इसे तापमान और घनत्व के आधार पर, इसे तापमान और घनत्व के आधार पर कई स्तरों में विभाजित किया गया है, कई स्तरों में विभाजित किया गया है, कई स्तरों में विभाजित किया गया है। लिख लो पांचों नाम। क्षोभ मंडल पहला, अब डैश देके 1 2 3 4 5 करके लिख लो, पांचों नाम यही लिख लो। पहला क्षोभ मंडल, इसकी थोड़ा एक काम कीजिएगा, अंग्रेजी भी लिख लीजिएगा, क्योंकि 2018 में UPPCS में एक बार प्रश्न पूछा वायुमंडल से, और उस साल जो है दुर्भाग्य से 2-3 प्रश्न आए जो वायुमंडल के स्तरीकरण से ही संबंध, 2 प्रश्न थे जो, और हिंदी में नाम ही नहीं लिखा, ट्रोपोस्फीयर लिख दिया, स्ट्रेटोस्फीयर लिख दिया, और बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो गए। ठीक है, कन्फ्यूजन में सब गलत हो गया जो। ठीक है, तो इस चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें अंग्रेजी में भी पूछी जाती हैं। देखो हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द जो है दूसरे भाषाओं से सीधे ले लिए गए। ठीक है, अब तो अंग्रेजी का, अब देखिए कितने ऐसे अंग्रेजी के शब्द हैं
ठीक है, जो हिंदी में सीधे तौर पर प्रयोग किए जाते हैं और सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाते हैं, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। ठीक है, जैसे जो टेक्नोलॉजी से संबंधित शब्द हैं, ठीक है, वो सब सीधे प्रयोग किए जाते हैं, कंप्यूटर, नेटवर्क, ये सब हम लोग सीधे प्रयोग करते हैं। इसकी हिंदी लिख देंगे तो आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। अब कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। संगणक लिख देंगे तो आप लोग कहेंगे ये कौन सी नौटंकी चल रही है। नेटवर्क को संजाल लिख दिए, ठीक है, तो आदमी थोड़ा समझने में समस्या हो गई। इसलिए मूल शब्द नहीं, जो चर्चित शब्द होते हैं, जो प्रायः जन सामान्य में मान्य होते हैं, उन्हीं शब्दों को सीधे हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कुछ इसमें भी, जैसे क्षोभ मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर। तो अंग्रेजी में लिख लीजिएगा बगल में, क्षोभ मंडल, पहला क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर, TRO, क्या होगी स्पेलिंग? TROPOSPHERE, ट्रोपोस्फीयर। दूसरा समताप मंडल, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर, STRAT, स्ट्रेटो, SPHERE, स्फीयर सब में लगा है। तीसरा है मध्यमंडल, मेसोस्फीयर। चौथा है आयन मंडल, आयनोस्फीयर। चौथा है आयन मंडल, आयनोस्फीयर, और लास्ट वाला है आपका बहिर्मंडल, तो इसको एक्सोस्फीयर भी कह सकते हैं। ये उतना सा नहीं पूछा जाता है, खाली दो पूछा जाता है, एक क्षोभ मंडल और एक समताप मंडल। क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में ट्रोपोस्फीयर, ये रट रूट लीजिएगा। ठीक है, नहीं, कई बार जब ऐसी गलतियां होती हैं, ठीक है, तो बड़ा कष्ट होता है। और पता लगे इसी गलती से क्वेश्चन आप गलत कराए और आए एक क्वेश्चन से नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या स्थिति होगी? अपना बाल नोचने वाली स्थिति होगी कि अपने आप को कितना कोसेंगे आप, जो है कि आप खुद सोचेंगे कि अरे क्या हो गया। जो जब आप एग्जाम देके आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जब वो गलत होते हैं, ठीक है, तब और ज़्यादा वो 4-5 दिन तक आपको सोने नहीं देंगे। जो ठीक है, अरे यार बताओ ये गलत कराए, ये पढ़ के हम गए थे तब गलत हो गया। ठीक है, तो ये ऐसा ना हो। देखो, ह्यूमन एरर होता है हर एग्जाम में। ह्यूमन एरर, आप अगर 100 क्वेश्चन के का पेपर है तो आप मान के चलिए कि सामान्य तौर पे जो होता है, 1-2 क्वेश्चन आप ह्यूमन एरर करेंगे ही करेंगे। कई बार आप भरने में गलती कर देंगे, गोला भरने में, हाँ, एक ही जगह भी मार देंगे जो है। ठीक है, कई बार आप जो है ध्यान नहीं देंगे, कहीं नहीं लिखा है, पूछा है उस एग्जाम में कि निम्नलिखित में से नहीं है, तो आप देखिए सरसरी निगाह देखते हैं एग्जाम में और नहीं देख पाए, और नहीं देख पाए तो वो नहीं, आपको एंट्री नहीं देगा एग्जाम में, जो तो वो गड़बड़ा देगा। तो 1-2 क्वेश्चन सामान्य तौर पे होता ही होता है। लेकिन अब पता लगे आप गोले भरने में 15 क्वेश्चन गलत कराए, ठीक है, तो आपका मतलब जो है रिव्यू करने योग्य है आपकी तैयारी। हो गया पांचों? पहला डालो क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल के बारे में बहुत सारी बातें बता चुके हैं, अब लिखते चलो फनाफन, बीच बीच में जो ऐसे शब्द आएंगे उसकी चर्चा हम करते चलेंगे। जो लिखो क्षोभ मंडल, डाल दी हेडिंग, डाल ले गए कि नहीं? हाँ, नहीं, कई बार हम बहुत जल्दी बोल जाएं, आप लोग हेडिंग भी ना डाल पाएँ। ठीक है, तो लड़के तो गुस्साएंगे और लड़कियां शराब वराब बहुत देती हैं, होता है नहीं? मर गए इतना जल्दी बोलत हैं, हम लिख ही नहीं पाए, जो है मन ही मन, ये तो हाँ, अपने यहाँ जो लोकल स्तर पे जो गालियाँ दी जाती हैं, जैसे कहा जाता है हैया पड़ गई, जानते हैं आप लोग कि नहीं जानते हैं? अब आप लोग शहर वहर वाले उनको नहीं जानते होंगे, जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? गांव की महिलाएं जो होती हैं वो कहती हैं हैया पड़ेगा, हैया हैया। ठीक है, हैया का मतलब ये होता है कि पहले हैजा बहुत बीमारी फैलती थी, जो ठीक है, हैजा से बहुत लोग मर जाते थे। जो अब तो ये सब तमाम टीके उके आ गए और दवाएं आ गई, जो है आप लोग कुछ होता नहीं शायद इतना खाए पिए। लेकिन अब पहले क्या होता था कि जो गंदगी थी वो ज़्यादा थी। जो जैसे अब है तमाम, देखिए हैंड वाश होते हैं, आप दिन में 1-2 बार धो लेते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस आपकी वैसे हाथ से चले गए। जो पहले बिना हाथ वाथ धोए खा लेते थे, ठीक है, बहुत लोग आज भी हैं। ठीक है, तो साफ़ सफाई व्यवस्था उतनी नहीं है, और जहाँ साफ़ सफाई नहीं होगी, ठीक है, तो वहाँ पे सामान्य बीमारियाँ जो होती हैं, हैजा, कालरा, पेचिस, ठीक है, जेई,
जापानी इंसेफेलाइटिस, मच्छर वच्छर जहाँ आपको पाए जाएंगे। अब सफाई नहीं होगी तो वहाँ मच्छर को पैदा होंगे, मच्छर फिर आपको काटेंगे, फिर आप संक्रमित होंगे। तो ये सब बीमारियाँ बहुत होती थी जो। अब पूर्वांचल इससे बहुत प्रभावित था जो, है नहीं। तो उसी में कई बार होता था कि एक गांव में एक लोगों को खजुली हो गई, खजुली जानते हैं ना, अगर एक लोग हो गई वो 40 लोगों को दिए, ठीक है, आधा गांव इससे संक्रमित हो गया जो। तो इस प्रकार की संक्रामक जो बीमारियां थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब तो बहुत सारे साबुन प्रयोग होने लगे, हैंड वॉश हो गए, बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें समाप्त हो गई जो, ठीक है। तो पहले जो है हैजा से मतलब गांव में 10 लोगों की मौत हो जाती थी, अकाल के जैसे हालात हो जाते। आज से 100-200 वर्ष पहले जब चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है, इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो बहुत सामान्य बीमारियों, बुखार में लोग मर जाते थे, ठीक है। अब तो ऐसा कहना मतलब आश्चर्यजनक होगा कि भैया बुखार हो गया मर गए जो है। अब अनेक कारण अब भी मरने के हैं, लेकिन इतने सामान्य कारण से आदमी नहीं मरता था जो। तो उसी को बोला जाता था हैजा पड़ गए। हैजा को वो बदल बदल के जो हैजा हैया बोल दिए जो, ठीक है। तो यही है, थोड़ा थोड़ा हम आप लोगों को ये सभी सिखाते रहते हैं कि आप लोग गाँव में एडजस्ट बढ़िया से कर पाएँ जो है, ठीक है। गाली देने में भी कोई आगे निकल ना पाए, है नहीं। मतलब कोई 3-4 गाली दे के चला गया बिल्कुल लोकल वाली, और आपको पता ही नहीं है, और आप मुँह भाए खड़े हैं, ठीक है। आए हाँ, थैंक यू वैंक यू कह के चले गए। अगले दिन वो मिला तो सोचा गाली बहुत कम है इसके लिए, बहुत बेशरम आदमी है, इसको मारो, ठीक है, इसको गाली से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है जो। चलिए हम लोग क्षोभ मंडल देखते हैं। देखिए, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसकी ऊंचाई विषुवत रेखीय प्रदेशों में, जिसकी ऊंचाई विषुवत रेखीय प्रदेशों में, विषुवत रेखीय प्रदेशों में 16 किलोमीटर एवं ध्रुवीय प्रदेशों में 8 किलोमीटर तक होती है, एवं ध्रुवीय प्रदेशों में 8 किलोमीटर तक होती है। इसी में आगे कारण भी लिखते चलो। लिखो, ध्रुवीय प्रदेशों में गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होना, ध्रुवीय प्रदेशों में गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होना, मान अधिक होना, तथा विषुवत रेखीय प्रदेशों में, विषुवत रेखीय प्रदेशों में उच्च तापमान तथा शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण, तथा विषुवत रेखीय प्रदेशों में उच्च तापमान तथा शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण संवहन धाराएं अधिक ऊंचाई तक विकसित होती हैं, संवहन धाराएं अधिक ऊंचाई तक विकसित होती हैं, जिस कारण से ध्रुवीय प्रदेशों में, जिस कारण से ध्रुवीय प्रदेशों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम, जिस कारण से ध्रुवीय प्रदेशों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम तथा विषुवत रेखीय प्रदेशों में अधिक होती है, तथा विषुवत रेखीय प्रदेशों में अधिक होती है। ये प्रश्न ऑलरेडी एक बार नहीं कई बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है जो, ठीक है। कथन वथन टाइप का बना के आपको देगा
कि ऐसे कथन बना देगा जो कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऐसे तो प्रश्न रहता है। और फिर उसमें कथन बनाएगा पहला कि विषुवत रेखीय प्रदेशों में संवहन धारा का विकास न्यूनतम ऊंचाई पर होता है। दूसरा कथन बना देगा कि ध्रुवीय प्रदेशों में संवहन धारा का विकास अधिक ऊंचाई पर होता है। फिर कहेगा निम्नलिखित कथनों में सही कथन की पहचान कीजिए। तो आप लोग क्या पहचान किए? सुन नहीं पाए? ध्रुवीय प्रदेशों में क्या होगा, जो संवहन धारा का विकास है वो न्यूनतम ऊंचाई पे होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे न्यूनतम ताप प्राप्ति के कारण संवहन धारा का विकास अधिक ऊंचाई तक नहीं होता है। ठीक है, दो चीज़ें, और यही दो कारण यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे विषुवत रेखीय प्रदेशों में इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है। अब अगर इस बात को आप समझ गए होंगे तो आप ये जान लीजिए कि वायुमंडल के आप मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ पाए होंगे तो दिक्कत होगी जो है। समझ पाए कि नहीं? अब अगर संवहन धारा समझ रहे हैं, संवहन धारा का सीधा सा मतलब कि जहां आप खड़े हैं किसी भी स्थान पे, अगर ज़्यादा तापमान यहाँ है, बहुत गर्मी पड़ रही है, तो ये मान के चलिए, जैसे अपने यहाँ कहते भी हैं कि भैया बहुत गर्मी है, लगता है बारिश होने वाली। ठीक है, तो इसका ये माना जाता है कि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हवाएं जो होती हैं वो ऊपर की तरफ हल्की होकर उठने लगती हैं। जो हल्की होंगी तो ऊपर की तरफ उठती हैं। ऊपर की तरफ उठ के आपके क्षोभ मंडल तक जाने के बाद में, चूंकि ये भी है कि जैसे जैसे हवाएं ऊपर उठती हैं आपको ये भी जानकारी है कि क्षोभ मंडल में तापमान जैसे जैसे ऊंचाई पे हम लोग जाते हैं कम होता है, घटता है वही। ठीक है, अब तापमान घटता है तो जाहिर सी बात है कि हवाएं क्या होंगी, यही हवाएं संतृप्त हो जाएंगी, बादल बनना शुरू हो जाएगा, वर्षा हो जाएगी जो। ठीक है, तो अब ये ज़्यादा तापमान अगर इस क्षेत्र में होगा और ज़्यादा तेज़ी से हवाएं ऊपर उठेंगी, ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाएंगी। और जहाँ पे तापमान कम पड़ेगा तो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो हवाएं भारी होंगी, और कभी भारी चीज़ ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उठ पाती है जो। और दूसरा, ध्रुवीय प्रदेशों में गुरुत्वाकर्षण का मान बहुत ज़्यादा होता है, यानी एक तरफ से आप खींच भी रहे हैं अपनी तरफ चीज़ों को, और दूसरी तरफ जो है न्यूनतम तापमान के कारण संवहन धारा बहुत ऊंचाई तक जा भी नहीं पाती। तो इसलिए विषुवत रेखीय प्रदेशों में ज़्यादा ऊंचाई तक हो जाता है और ध्रुवीय प्रदेशों में कम ऊंचाई होती है, किसकी? क्षोभ मंडल की जो। आप समझ पाए कि नहीं? एक बार आप लोग एनसीईआरटी किताब पढ़ें। कितने लोग पढ़े थे? 3-4 दिन तक छुट्टी रखी तो 1 2 3 4, वेरी गुड। पढ़ डालो भैया एनसीईआरटी किताब। ठीक है, नहीं बहुत पछतावो, मतलब अभी नहीं, आपको गंभीरता समझ में आ रही होगी। ठीक है, लेकिन आप बहुत पश्चाताप करेंगे जो। ठीक है, यही ये सबसे बड़ी कमी हम आप यही करते हैं, जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, ठीक है, तो ये मान के चलिए कि ऐसे हवा में नहीं बताई जा रही हैं, बहुत सारा उसके पीछे अनुभव होता है। जो कोई भी शिक्षक अगर कोई बात बताता है तो वो ये मान के चलिएगा कि वो आपके भले के लिए अपने अनुभव के आधार पे बताता है। जो अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको हर शिक्षक बताएगा ही बताएगा। मैं ये नहीं कहता कि केवल मैं ही ऐसा एक जो है प्राणी उत्पन्न हो गया हूँ ब्रह्मांड में कि मैं ही केवल बताता हूँ। आप किसी भी यूपीएससी के शिक्षक के पास जाएंगे तो पहली चीज़ आपको यही बताएगा कि भैया ऐसा करो कि एनसीईआरटी पढ़ डालो, क्योंकि मैंने इसका कारण भी आपको बता दिया है, आपको याद हो या ना हो। क्योंकि इसका कारण ये है क्योंकि हम लोग हाई स्कूल और इंटर तक क्या करते हैं, बहुत बदमाशी करते हैं। और अपने यहाँ का जो इकोसिस्टम है एजुकेशन का वो इतना बेहतर नहीं है, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हम लोग नकल पे अधिक निर्भर हो जाते हैं। ये दिमाग में जब रहेगा कि नकल करके पास होना है तो आप बढ़िया से पढ़ेंगे नहीं, बढ़िया से पढ़ेंगे भी नहीं, ऊपर से 90% आ भी जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये दिमाग में आ जाए कि भैया हम बहुत ज्ञाता हैं, और दूसरी ये चीज़ कि हम ज्ञाता हैं भी नहीं वास्तविक रूप में। ठीक है, तो इतनी खतरनाक चीज़ें होती है कि जब आपको ये भान ना हो कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है, आपको यही ना पता चले कि हम हैं क्या, कितने जानकार हैं, या हमारी कमजोरी क्या है। ठीक है, तो आपका डूबना तय है। ठीक है, इसलिए आप ये मान के चलिए कि हम कमज़ोर हैं अभी, ठीक है, आगे मजबूत होंगे। लेकिन जब आपकी पकड़ होगी बुनियादी चीज़ों पे तो आप आसानी से पकड़ते चले जाएंगे। जो अब संवहन धारा जैसे शब्द अगर आए, ठीक है, ये इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ, तापमान के हस्तांतरण में
ये हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों को रिवीजन करनी नहीं है। रिवीजन नहीं करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। जो यही काम करते हैं लड़के जो है, उनके पास पैसा वैसा बहुत होता है, वो जैसे इंटर पास होंगे या ग्रेजुएशन करेंगे, सामने से भगेंगे इलाहाबाद दिल्ली, और वहाँ जाके पहला काम ये करेंगे कि 1.5-2 लाख रुपया दे के जो है बड़ी सी कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, 40-50 बुकलेट वो दे देंगे, एक बैग दे देंगे, ठीक है, बढ़िया एसी क्लासरूम में बैठेंगे। उनको फीलिंग तो आएगी कि हाँ बिल्कुल IAS बनने के बिल्कुल दहलीज पे खड़े हैं और दरवाज़ा खुले बस हम अंदर हो जाएँ। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि क्लास में उनको 5% भी समझ में नहीं आता है। हम लोग तो बहुत ग्राउंड लेवल पे पढ़ाते हैं लोग, मतलब ये ध्यान रखते हैं कि कितने बच्चों को समझ में आई होगी ये बात। अगर कोई ये दिमाग में रहता है कि भैया नहीं समझ में आई होगी ये बच्चे, तो 3-4 बार रिपीट भी करते हैं, आप लोग भी देखते ही होंगे, आदतन है जो। लेकिन वहाँ पे जो बड़े शिक्षक होंगे वो आएंगे भैया, बड़ी सी बढ़िया पोडियम वोडियम लगा होगा अपना, वो आके लेक्चर वेक्चर दे के चले जाएंगे, बता देंगे जो ये बताया गया है ये फला बुकलेट नंबर 5 में यहाँ से यहाँ तक का चीज़ है, वही आपका नोट्स है जो। अब जाओ ढूंढो किसी भी किताब में 5 पेज 7 पेज 10 पेज से कम में वायुमंडल नहीं है। अगर नोट्स में देखेंगे तो नोट्स में 10 पेज 12 पेज में वायुमंडल आपका पूरा चैप्टर है। ठीक है, आप पूरा पढ़ लीजिए अपने मन से और समझ जाइए तो हमको बताइए जो। ठीक है, जब तक आप खुद से नोट्स अपना नहीं तैयार करेंगे, शॉर्ट नोट्स नहीं तैयार, नोट्स आपका आप जब तैयार कर पाएंगे जब चीज़ों पे पकड़ होगी। तो वो बच्चे क्या करते हैं कि पूरा सिलेबस पढ़ डालते हैं। हमारे कई भी ऐसे साथी हैं, अभी भी हैं, ठीक है, कि वो बड़ी कोचिंग है, नाम क्या लिया जाए, रिकॉर्डिंग भी होती है, आप लोग जानते हैं, बहुत सारा लिमिटेड चीज़ें बतानी पड़ती हैं, बहुत हम लोग ओपन नहीं हो सकते हैं। कई बड़ी नामी गिरामी जो कोचिंग है उन सब में लेके पूरा 3-4 साल से 5 साल से 6 साल से सब पढ़ रहे हैं, लगातार टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, लगातार पूरा फाउंडेशन कोर्स कर चुके हैं। अब आज तक मैं आपको बता दूं एक प्री उनका नहीं निकला है। सच्चाई ये है कि एक प्री नहीं निकला है, एक भी प्री नहीं निकाल पाए। TCS IAS या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं प्रियो में, वो भी आज तक उनका हिला नहीं है। जो बढ़िया 8-10 हज़ार रुपये रूम लिए हैं, वहीं हम रहते हैं, खाते हैं, बढ़िया बनाते हैं, बनवाते हैं, बनाने वाले भी किए रहते हैं जो ये सब लड़के इतने वो होते हैं। ठीक है, दवा खाएंगे सोएंगे और फीलिंग रहेगी कि प्राय दृष्टि में कोचिंग कर लिए, बिल्कुल अब ये कोचिंग में कर लिए, वो कोचिंग में कर लिए, अब बिल्कुल बस निकल ही जाएगा जो, और कुछ होता नहीं जो। उसका कारण ये है कि पूरी क्लास में आपको समझ में ही नहीं आता कि क्या पढ़ाया गया भैया, और क्या क्या जो छोटे छोटे टर्म हैं वही नहीं समझ में आपको आएंगे। अब अगर इस टॉपिक में आपको संवहन धारा समझ में नहीं आई होगी तो ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप ये नहीं पता लगा पाएंगे कि विषुवत रेखा में जो मंडल की ऊंचाई है वो ज़्यादा क्यों है और ध्रुवीय प्रदेशों में कम क्यों है। अगर संवहन धारा आप नहीं जानते होंगे तो आप नहीं सोच पाए होंगे। लेकिन जब आप NCERT पढ़ के जाते हैं मजबूत होके बढ़िया से, तो आप कोई भी कोचिंग करें या ना भी करें, ठीक है, तो आपको बुनियादी ज्ञान होगा। ठीक है, और आप बढ़िया से समझते भी चले जाएंगे, जितनी चीज़ें वो लेक्चर देंगे और उस पर काम भी कर पाएंगे। वो भी आधा चीज़ समझ में नहीं आएगा तो इतना बोझिल हो जाएगा, चीज़ें इतनी बोझिल हो जाएंगी कि पढ़ने में मन ही नहीं करेगा। जब मन करेगा तभी तो आदमी पढ़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को बार बार अगर रिक्वेस्ट की जा रही है कि NCERT पढ़ो भैया पढ़ो भैया, तो इसका मतलब पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, चलो लिखो। हमें मान के चलते हैं कि सबको ये समझ में बातें आ गई होंगी। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। हाँ, अब ऊंचाई कैसे नापते हैं? जो ऊंचाई, इतनी ऊंचाई तो आदमी जा ही पाता है ना, टेप से नहीं नापते हैं। जो है ऊंचाई सब नापने का तरीका होता है, टेक्नोलॉजी होता है। जैसे अब 36,000 किलोमीटर पे हमारा जो संचार उपग्रह है वो हम देखते हैं कि उतनी ऊंचाई पे, तो थोड़ा हम लोग फीता उता लेकर वहाँ गए थे। जो ये सब नापा जाता है तरंगों की गति से। ठीक है, जैसे यहाँ से तरंगें छोड़ी गई, रडार जानते हैं? रडार, रडार क्या है? रडार जैसे आप कहीं पर रडार लगा है तो क्या करता है, समुद्र में जा रहे हैं आप जहाज लेकर, ठीक है, और कोई वस्तु आपके सामने या कोई अन्य दूसरी जहाज आ रही है तो आपके जहाज से किरण जाएगी जो, और किरण जाएगी और टकराएगी उस जहाज पे। यानी अगर आपका जहाज ये है, ठीक है, स्पीड से भी नाप लेंगे, और यहाँ पे B है, एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जो, तो आपकी जहाज इसी दिशा में अगर जा रही है
ठीक है। तो यहाँ से रडार की जो तरंग आएगी इस पे आएगी और इस पे आके रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। तो जो उसकी स्पीड होगी, यानी कितने स्पीड से कितने समय में कितनी गति उसने तय कर ली, तो उससे कैलकुलेशन करके लगा लिया जाता है कंप्यूटर से कि भैया इतनी दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट हमारी तरफ है, आ रहा है और इसी दिशा में आ रहा है, क्योंकि उसकी जो दूरी है वो निरंतर घट रही है। जो इसी प्रकार से ऊपर की ऊंचाई भी हम लोग नाप लेते हैं जो, ठीक है। तो फीता उता लेके नहीं जाते हैं जो, ठीक है। रडार और ये सब इसी पे तो काम करते हैं। चलिए आगे क्या लिखे हैं, इसीलिए क्षोभ सीमा की ऊंचाई, क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक होती है, ये सब कुछ लिखे होंगे ना। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो, क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी आती है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी आती है। हो गया वाक्य। जिसे सामान्य ताप ह्रास दर, जिसे सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, जिसे सामान्य ताप ह्रास दर, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, ठीक है, जिसे सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। ये भी एक टर्म है, ठीक है। अब जाइए घर पे नेट पे डालिए, एक किताबों में देखिए कि ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो आप और अच्छे समझेंगे। जो सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं इस मंडल में, यानी क्षोभ मंडल में, इस मंडल में वायु के क्षैतिज संचार, इस मंडल में वायु के क्षैतिज संचार यानी हॉरिजॉन्टल तथा ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज संचार एवं ऊर्ध्वाधर प्रवाह होते हैं। इस मंडल में वायु के क्षैतिज संचार एवं ऊर्ध्वाधर प्रवाह होते हैं। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समझ रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। यानी जो हमारी अगल बगल की चीजें हैं वो क्या हैं, ऊर्ध्वाधर। अच्छा यही समझे, मतलब हम कुछ भी गलत पढ़ा दें तो आप लोग ये मान के चलिए कि हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मान के चला जाए, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब ये है भैया कि जो क्षोभ, इधर देखो ना, फिर नहीं सोच पाओगे, अभी तुम गलत समझ गए, ठीक है। इसका मतलब सीधा सा है कि इस मंडल में यानी क्षोभ मंडल में जो वायु का प्रवाह है, ठीक है, वो क्षैतिज भी है। क्षैतिज का मतलब कि इधर भी हवाएं चल रही, इधर भी हवाएं चल रही हैं, ठीक है। आपके अगल बगल हवाओं का प्रवाह बना है। देखो आप जो है, कभी इधर से हवा आ रही है, कभी उधर से हवा आ रही है, यानी क्षैतिज प्रवाह, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल फ्लो जो है वायु का बना है जो। और दूसरी तरफ जो आप अभी संवहन धारा के रूप में हवाओं का ऊर्ध्वाधर प्रवाह भी हम इसमें देखते हैं जो, यानी हवाएं ऊपर भी जा रही हैं और हवाएं नीचे भी आ रही हैं। हवाएं ऊपर की तरफ भी उठ रही हैं और फिर ठंडी होकर नीचे की तरफ आ रही हैं। यानी यहाँ पे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रवाह किसमें पाया जाता है, हवाओं में। नहीं समझ पाए, समझ गए। यानी क्षोभ मंडल में केवल एक ऐसा मंडल है कि जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रवाह पाया जाता है हवाओं में। यानी हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ चल रही हैं, इसके रूप में, संवहन धारा के रूप में। संवहन धारा और क्या है भैया, वही तो तब से हम समझाने का प्रयास करें। संवहन धारा का मतलब कि कोई भी स्थान जहाँ पे ताप अधिक पड़ा, ताप अधिक पड़ने के कारण वहाँ पे हवाएं हल्की हुई, और हल्की हुई तो वो ऊपर उठ गई, और ऊपर उठने के बाद में तापमान कम हुआ, और तापमान कम होने के बाद में फिर उसमें आर्द्रता आई, और आर्द्रता के बाद वो भारी हो गई, और फिर वो नीचे की तरफ उतर जाती हैं जो, और कई बार बारिश के रूप में हमको
कन्वर्ट हो जाती हैं, संघनन होता है, बादल बन जाते हैं, तो वर्षा भी होती है। तो नहीं, वही हवाएं जो है नीचे भी उतर आती हैं क्षोभ मंडल में। तो जहाँ पे हवाएं ऊपर उठ रही हैं, यानी हवा का नीचे जो घनत्व है वो कम हो गया। और हवा का घनत्व कम हो तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे लो प्रेशर यानी निम्न वायुदाब। और जहाँ पे हवाएं नीचे की तरफ गिर रही हैं वहाँ पे बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे हवाओं का घनत्व ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे उच्च वायुदाब। अब जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो क्या हैं? व्यापारिक पवन अभी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। व्यापारिक पवन और क्या है? यही तो सी सारी चीज़ें हैं। हाई प्रेशर से हवाएं हमेशा लो प्रेशर की तरफ चलती हैं जो, ठीक है। तो ये बात ये है कि यानी इसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रवाह पाया जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखना है जो, ठीक है। आगे लिखो, देखो जिसके कारण इस मंडल को कभी कभी संवहन मंडल भी कहते हैं। जिसके कारण इस मंडल को कभी कभी संवहन मंडल भी कहते हैं। संवहन का मतलब कन्वेंशनल। संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल, क्षोभ मंडल तो जानते ही हैं। परिवर्तन मंडल इसलिए क्योंकि इसी में सारा परिवर्तन होता है। जितना मौसम में परिवर्तन होता है तो कई बार इसे विद्वान परिवर्तन मंडल भी कह देते हैं, और कई बार इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है। यूपीएससी में यही टर्म लिखता है, जो लिखेगा परिवर्तन मंडल। अब आप पूरा वायुमंडल पढ़ डाले, परिवर्तन मंडल का नाम ही नहीं सुने। आप तो 5 मंडल केवल पढ़े थे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल तथा बहिर्मंडल। अब ये नया मंडल आ गया परिवर्तन मंडल। तो परिवर्तन मंडल भी इसी को कहते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि इस मंडल में परिवर्तन हमेशा चलते रहते हैं। जो बादल बनना, वर्षा होना, बिजली कड़कना, तेज गर्मी हो जाना, तापमान बढ़ना, आर्द्रता घटना बढ़ना, ये सब घटनाएं यहाँ पे बिल्कुल आमतौर पे चलती रहती हैं जो, ठीक है। तो इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। और यहाँ पे हवाओं का ऊर्ध्वाधर प्रवाह यानी ऊपर से नीचे की तरफ भी प्रवाह पाया जाता है, ठीक है। केवल अगल बगल ही नहीं प्रवाह पाया जाता, तो इसलिए इसको संवहन मंडल भी कहते हैं जो, समझ गए। लिखो आगे, इसी मंडल में मौसम से संबंधित सभी घटनाएं घटित होती हैं। इसी मंडल में मौसम से संबंधित सभी घटनाएं घटित होती हैं। क्या हुआ भाई? इसीलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इसीलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। अब मौसम संबंधी कौन सी घटनाएं होती हैं, अब आप उसका उदाहरण भी लिख सकते हैं। लेकिन तो मौसम संबंधी घटनाएं जैसे तूफान, वर्षा, चक्रवात, कोहरा, बिजली चमकना, बस हो गया पर्याप्त। इतने में समझ जाओगे ना। और एक आध याद आ रहा हो कुछ तो लिख सकते हो। एक बात और लिख लो लास्ट में। एक तो मौसमी हलचल से युक्त होने के कारण मौसमी हलचल से युक्त होने के कारण मौसमी हलचल से युक्त होने के कारण तथा वायु के ऊर्ध्वाधर प्रवाह के कारण, मौसमी हलचल से युक्त होने तथा वायु के ऊर्ध्वाधर प्रवाह के कारण यह मंडल वायुयान चलाने के उपयुक्त नहीं होता है। वायुयान चलाने के उपयुक्त नहीं होता है।
हो गया। यानी अगर हवाओं में ऊर्ध्वाधर प्रवाह पाया जाएगा, जैसे जो ये प्रवाह है, या तो इस दिशा में हवाएं चल रही हैं, या तो इस दिशा में चल रही हैं, या तो इस दिशा में चलेंगी, या तो चारों तरफ किसी भी दिशा से हवाएं चल सकती हैं। इससे या तो हम हवा के विपरीत रहेंगे, अब या तो फिर हवा के पक्ष में रहेंगे। जैसे आपको इधर से मान लीजिए एक तरफ गोंडा जाना है, हवा इधर से इधर चल रही है, तो आप हवा के पक्ष में हैं, आप तेजी से ज़्यादा जाएंगे, मान लीजिए साइकिल से हैं, और गोरखपुर की तरफ जाना है तो आपको थोड़ा बल लगाना पड़ेगा जो है। लेकिन हवा अगर इस तरफ और इस तरफ चल रही है तो ठीक है, यानी ऊर्ध्वाधर प्रवाह, सॉरी क्षैतिज प्रवाह तक तो बात ठीक है। लेकिन जब हवाएं नीचे से ऊपर भी चल रही हैं, ठीक है, तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है आपको जो है। तो इसलिए एक कारण ये भी है कि यहाँ पे वायुयान नहीं उड़ाए जा सकते हैं जो है, क्योंकि हवाएं अगर ऊपर उठ रही हैं तो उससे डिस्टर्बेंस होगा और फ्यूल ज़्यादा खर्च होगा। ठीक है, जब आप प्रतिरोध में होंगे किसी भी चीज़ के, यानी हवा जिस तरफ चल रही है उसके विपरीत दिशा में आप चलेंगे, साइकिल ही चलाएंगे, तो ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं तो साइकिलें रुक जाएगी जो है। और कई बार तो इतनी किस्मत ख़राब होती है कि मतलब इधर से जाएंगे तो हवा उधर से चल रही होगी, और उधर से लौटेंगे तो पता लगे इधर से चल रही होगी। कई बार हमारे साथ तो हुआ है, ठीक है, कि मतलब दोनों तरफ से ही अपना मरे हैं। ठीक है, तो इतनी किस्मत आप लोग नहीं खराब होगी, ठीक है, कि हवा के एक तरफ पक्ष में जाएंगे तो एक तरफ आपको विपक्ष में भी चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हवा आपकी जो है वर्टिकल चल रही है तो उसमें दिक्कत होगी, ठीक है। ये तो आप लोग प्रयास कीजिए कि आपको साइकिल चलाने न पड़े, 2-4 साल में आप बढ़िया नौकरी वोकरी पा जाइए, इनोवा चलिए बढ़िया, है नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन उसके बाद भी साइकिल से चलना चाहिए जो, ठीक है, नहीं फिर मरने लगोगे, ठीक है, शुगर, डायबिटीज़ और दुनिया भर की बीमारियाँ हो जाएंगी जो, ठीक है। मैं खुद सोच रहा हूँ कि साइकिल ले लूँ, ठीक है, उस साइकिल से पढ़ाने आऊँ जो, ठीक रहेगा, बढ़िया, जो अपना 1-2 किलोमीटर आदमी का आना है, कौन सा बहुत दूर से आना है 50 किलोमीटर से जो, जैसे 10-12 किलोमीटर से आना है तो बात समझ में आती है कि लेट लपेट हो सकता है। अब यहीं पक्के जाना है अगर आदमी को मान लीजिए, ठीक है, तो उससे बेहतर है पैदल चलो या साइकिल से चलो। साइकिल से चलोगे तो व्यायाम भी हो जाएगा जो, क्योंकि स्वस्थ कहा जाता है, स्वस्थ सबसे बड़ा धन है, उससे बड़ा धन है कुछ है ही नहीं। अगर वो गिर गया तो आगे पढ़ाई लिखाई से व्यर्थ हो जाएगी जो, पता लगे इंटरव्यू लगा हुआ है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो गड़बड़ा जाएगा ना, तब बेकार है। वो थोड़े कि आप मरते हुए जाएंगे वहाँ, जान से बढ़ के तो कुछ है नहीं, कहना है तो जान है तो जहान है नहीं। हाँ, और मूवी वूवी भी थोड़ा बहुत आप लोग देखा होगा कीजिए जो है, हैं, ठीक है। अब ये नहीं मूवी देखने का मतलब कि पूरा एक तरफ से शुरू की 1990 से लेकर और अभी तक जितनी फिल्में रिलीज हुई हैं भोजपुरी में, हिंदी में, और अब तो डब होके साउथ की फिल्में भी आती हैं, ठीक है, सब पूरा देख डाले जो देखें। लेकिन जो नई फिल्में आती हैं, ठीक है, उसको देखना चाहिए, जो देखने योग्य फिल्में, ठीक है, बढ़िया बढ़िया फिल्में जो टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं या हिस्टोरी की फिल्में हैं या किसी अच्छी कहानी से प्रेरित हैं, ठीक है, तो उसको देखना चाहिए जो, ठीक है। हाँ, अभी तो इसमें कोई फिल्म आई है उसमें तो बाहर आया सोशल मीडिया पे कि सब देख देख के रो रहे हैं, ठीक है, इतने मरे लोग हैं। ठीक है, तो मतलब आप लोग भी सुने हैं ये सब चीज़ें जो है, ठीक है, तो रोना वोना नहीं है, ठीक है। रो रहे हैं इसका मतलब जो रो रहे हैं उनका ईक्यू बहुत कमज़ोर है। ईक्यू हम चर्चा कर चुके हैं, ईक्यू का मतलब होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब हो गया कि बहुत ख़राब स्थिति भी हो तो आपको मतलब अपने आप को रोना वोना नहीं है जो, अब उसमें भी डिसीजन आपका अच्छा रहे, ठीक है। कोई आके रोने लगा सामने, बस आप पिघल गए, आप अधिकारी हैं, बस आप उसको जो है कुछ बड़ा चीज़ कर दिए, बाद में जांच में पता चला कि वो तो चोर था, ठीक है, वो यहाँ नागरिक है नहीं, बांग्लादेश का था जो, ठीक है, तो नप जाएंगे आप जो, ठीक है। इसलिए कोई कहानी पहले आपको दिमाग में होना चाहिए कि ये सब कहानियाँ हैं, किसी के द्वारा लिखी गई हैं, फिर उस पर फिल्म बनी है, ठीक है। अब उसको देख के क्या उसमें रोना है, क्या रोना, जब आप सच्चाई जान जाएंगे तो आप रोएंगे ही नहीं कि यार ये सब तो होना ही था जो, ठीक है, ये सब तो होना ही था जो, ठीक है। जिनका ईक्यू कमज़ोर होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं कई बार, बहुत नहीं कंट्रोल कर पाते हैं चीज़ों को कि बाप रे बाप हमारे साथ बुरा कैसे हो गया, ठीक है, हम फेल हो गए, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जो है थोड़ा संघर्ष भी होना चाहिए जीवन में, ऐसे नहीं कि सब बिल्कुल बना बनाया मिल गया बस बिल्कुल मौज ही मौज। जो मौज ही मौज में रहते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं जीवन में, संघर्ष होना चाहिए, संघर्ष बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे अब आप लोगों के समय विद्यार्थी जीवन में तो बहुत सारी चुनौतियाँ होंगी, किसी को फाइनेंशियल दिक्कत होगी, किसी को पारिवारिक दिक्कतें भी होंगी,
होती हैं, सबको होती हैं, हमको भी हुई, सबको भी होती हैं जो है, ठीक है। तो अभी नहीं कि उसे मर जाना है एकदम से जो है, सुबह शाम केवल वही सोचना है जो है, उससे थोड़ा आगे निकलो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा ही होगा कुछ, ये मान के चलो जो है। हाँ, ये मान के चलो कि मतलब क्यों हमारे साथ बुरा ही होगा, हमारे साथ अच्छा भी हो सकता है, पता नहीं उसके पहले हम नौकरी ही पा जाएँ, ठीक है। तो किसी प्रकार के ऐसे इमोशन में मरना नहीं है, बहना नहीं है एकदम से जो है, मार दहा उसमें तो दिखाए हैं, कई हम देखे हैं उसमें कई लोग ग्लूकोज ग्लूकोज लेके चढ़ा रहे हैं, जो बीमार हो गए सब देख देख के, जो इतनी गहरी कहानी देख लिए जो, ठीक है। हम भी कल डाउनलोड डाउनलोड किए थे, थोड़ा बैठे देखे तो नींद आ गई, तो हम कहे चलो सोते हैं, देखा जाएगा कल। तो कल देखेंगे, तो देख के फिर बताएंगे आप लोग कहानी क्या है, कि रो क्यों रहे हैं लोग जो, ठीक है। आप लोग मत देखिएगा, हम ही बता देंगे काहे। आए, अच्छा वो देखो, पहले देख चुकी है जो, अब या तो इसको कहें कि लो माइक लो, बताओ सबको क्या कहानी है जो है। अच्छा, अभी देख ली, हाल वाल में मत जाइए देखने, तो रुपया काहे फूकेंगे जो है। चलिए, क्या ये अब क्षोभ मंडल भैया हो गया, दूसरा डालो समताप मंडल। अब सबसे ज्यादा आपको समझने वाली चीजें क्षोभ मंडल में ही थी, बाकी लिखने है, खटाखट लिखते जाओ। दिक्कत है कि हमारी क्लास लगभग 3 बजे शुरू हो पाती है, और आज हमारी क्लास 1:55 पे शुरू हुई है, 1:49 45 पे वो छोड़े हैं। आप लोग फिर 5-7 मिनट पानी पत्ता पीते हैं, पानी का पीते हैं, चलते हैं, खाली नीचे जाते हैं और चले आते हैं ऊपर, ठीक है। आए, हम जानते हैं भाई, अरे यार हम कहीं अलग से कुछ थोड़े आए हैं, हम कहीं अलग से कुछ थोड़े, हम भी आप ही लोग तरह आते हैं, अभी 2-4 साल पहले कहीं हम कोई अलग से कुछ थोड़े टपके हैं, ठीक है। तो अब 4 बजने वाला हो गया जो, चलो भी लिखो फिलहाल 5-7 मिनट, अगर ज़्यादा हो जाए करे तो आप लोग किसी को दिक्कत तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं जिसको 40 20-30 किलोमीटर दूर जाना हो, गाँव में लड़की हो उसको दिक्कत हो। 35 किलोमीटर किसको जाना है जी, नहीं उसको 40 जाना होगा तो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लड़कों में भी बातें नहीं हो रही, लड़कियों में ठीक है। अगर दिक्कत होगी तो छोड़ दिया करेंगे, लेकिन 5-7 मिनट 10 मिनट थोड़ा चला जाए तो आप लोग रोने वोने मत लगिए जो है। हाँ, लिखिए समताप मंडल, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, लिख लो इसमें। हाँ, 1 मिनट डाल दी हेडिंग, थोड़ा शुभ सीमा भी लिख लेते तो ठीक रहता, जो बोल दें इसे शुभ सीमा, आप समझ ही लीजिए, ठीक है। अभी कई बार शब्द चर्चा में आएंगे जो है, तो आप क्षोभ सीमा का मतलब ये होता है कि जहाँ पे क्षोभ मंडल खत्म हुआ, ठीक है, उसके बाद 1-1.5 किलोमीटर की एक पट्टी रहेगी, 1-1.5 किलोमीटर तक का ऐसा क्षेत्र रहेगा कि जहाँ पे तापमान न घटेगा न बढ़ेगा, बिल्कुल स्थिर रहेगा, ठीक है। तो वो उस क्षेत्र को हम लोग अलग नाम दे दिए, ठीक है, उसको नाम दे दिए क्षोभ सीमा, ठीक है। और क्षोभ सीमा के बाद जैसे जैसे तापमान ऐसा होने लगता है कि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तापमान बढ़ने लगता है, तो उसको हम लोग समताप मंडल नाम देते हैं, ठीक है। तो मन करे लिख लो, समझ गए हो तो समताप मंडल में लिखो, लिख लो, लिखो क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल जहां पर समाप्त होता है, क्षोभ मंडल जहां समाप्त होता है, ठीक उससे लगी हुई, ठीक उससे लगी हुई, क्षोभ मंडल जहां समाप्त होता है ठीक उससे लगी हुई 1 से 1.5 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर यानी 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर तक के क्षेत्र को क्षोभ सीमा कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं। क्या है, बादल बादल हो रहा है, बैटरी इसकी डाउन हो गई लग रहा है ना, क्षोभ सीमा कहते हैं। यह हलचलों से मुक्त क्षेत्र होता है, यह हलचलों से मुक्त क्षेत्र होता है, इसीलिए इसे इसीलिए इसे मौसमी परिवर्तनों की छत कहा जाता है, इसीलिए इसे मौसमी परिवर्तनों की छत कहा जाता है, इसीलिए इसे मौसमी परिवर्तनों की छत कहा जाता है।
क्या हुआ, विभाग बंद कर दो। जो हमारे यहाँ के एक बहुत कलाकार लोग हैं, ठीक है, इनको मतलब ये है कि विभाग हम बंद करके फुर्सत ले लें, बाकी तुम मरो चाहे जो करो, ठीक है। अब डालो समताप मंडल, लिखो समताप मंडल, समताप मंडल 20 से 50 किलोमीटर के मध्य क्षेत्र को कहा जाता है। 20 से 50 किलोमीटर के मध्य क्षेत्र को कहा जाता है। पचास किलोमीटर तक के क्षेत्र को कहा जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ ताप में वृद्धि होती है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ ताप में वृद्धि होती है। इसके आगे लिखो, वृद्धि होती है तथा समताप मंडल में ही ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस पाई जाती है। जो कि ओजोन गैस पाई जाती है जो कि सूर्य से आने वाली, जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को, जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को, निकलेंगे कि लिख दें, हाँ, अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है। अवशोषित कर लेती है। अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी के लोग, जिससे पृथ्वी के लोग त्वचा कैंसर, जिससे पृथ्वी के लोग त्वचा कैंसर सहित अनेक बीमारियों से बच जाते हैं। त्वचा कैंसर समेत कई बीमारियों से बच जाते हैं। ओजोन की उपस्थिति के कारण, ओजोन की उपस्थिति के कारण इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। ओजोन की उपस्थिति के कारण इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। ओजोन मंडल भी कहते हैं। देखो, यह मंडल मौसमी हलचल से रहित होता है। यह मंडल मौसमी हलचल से रहित होता है। यह मंडल मौसमी हलचल से रहित होता है। इसीलिए वायुयान उड़ाने के अनुकूल होता है। इसीलिए वायुयान उड़ाने के अनुकूल होता है। बस समताप मंडल में इससे ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जो काम की बातें वो आप समझ गए हैं जो, ठीक है। तीसरा मंडल डालो, मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर, इसमें कुछ नहीं जानना है, खाली 2 लाइन लिख लो बस। लिखो, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह वायुमंडल की तीसरी परत है, जिसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर के मध्य मानी जाती है।
जिसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर के मध्य मानी जाती है। इस मंडल में गैसों के विरल आवरण मिलते हैं। इस मंडल में गैसों के विरल आवरण मिलते हैं। इस मंडल में गैसों के विरल आवरण मिलते हैं। विरल आवरण, गैसों के विरल आवरण यानी बहुत कम घनत्व होता है गैसों का। विरल आवरण मिलते हैं। अतः ऊंचाई के साथ ताप में कमी होती है। अतः ऊंचाई के साथ ताप में कमी होती है। अतः ऊंचाई के साथ ताप में कमी होती है। बस इसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ जानना ही नहीं है आपको। चौथा मंडल आपका है आयन मंडल, ठीक है, जो कि एक महत्वपूर्ण मंडल है। तो इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखो फटाफट। माइक काम नहीं कर रही क्या? इसकी बैटरी अब लो हो गई। क्वेश्चन लिख लो।